तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो WWE की नई डॉक्यू सीरीज WWE अनरियल नेटफ्लिक्स पे हो चुकी है ड्रॉप। एंड ये जो आप अभी वीडियो देखने वाले हो, वीडियो कम डॉक्यूमेंट्री देखने वाले हो, ये है एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 5 तक फुल रिकैप, रिव्यू एंड मेरे ओपिनियंस। क्या क्या हमें देखने को मिला इस सीरीज में, क्या सीक्रेट्स रिवील हुए हैं, ओरिजिनल प्लान्स क्या क्या रिवील हो गए, क्या कुछ थे WWE के प्लान्स, क्या कुछ बदल गया, क्या कॉन्ट्रोवर्सीज हुई बैक स्टेज, क्या हुआ मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स डेब्यू से लेके रेसलमेनिया के एंड तक, वो सब आपको इस 50 मिनट की वीडियो कम डॉक्यू सीरीज में देखने को मिल जाएगा। कुछ 5-6 घंटे का कंटेंट मैंने आपके लिए कंप्रेस किया, खुद देख के कंटेंट निकाल के, कुछ भी मिस नहीं हुआ तो आपका भी कुछ नहीं मिस होगा। तो छोटी सी वीडियो है, उसके कंपैरिजन में आप देखिएगा जरूर से एंड अपने ओपिनियंस बताइएगा कमेंट करके, अप्रिशिएट कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। टाइम नहीं खाऊंगा क्योंकि आगे आपका बहुत टाइम खाने वाला हूँ, लेकिन आपको मजा आएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टाइम दे देने वाला हूँ, एपिसोड 1 कहाँ पे है, एपिसोड 2 कहाँ पे, एपिसोड 3 कहाँ पे, 4 कहाँ पे, 5 कहाँ पे, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हो। लेकिन देखिएगा वीडियो एंड तक, आपको अच्छा लगेगा। बाकी बस शुरू करते हैं फटाफट से। एपिसोड 1 न्यू एरा। तो एपिसोड की शुरुआत होती है कोडी रोड से, फ्रेम स्लाइड होता है कोडी पे एंड कोडी रिवील करते हैं कि उनकी बेटी को लगता है कि वो रेसलर नहीं बल्कि वो डांसर है। यानी कोडी के बेटी को बिलीव है कि मेरे जो पापा हैं वो डांस करते हैं। तो कोडी कहते हैं कि अगर ऐसा है तो मैं बेस्ट डांसर बन के दिखाऊंगा। काफी होलसम मोमेंट था ये। कोडी वाले पार्ट में हील टर्न को भी टीज किया गया। कोडी को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं ट्रिपल एच उनके बेबी फेस रन के लिए, उनके बेबी फेस कैरेक्टर के लिए। एंड इसी दौरान कोडी कहते हैं कि अभी तो हम लोग सब सही करें लेकिन इवेंचुअली कुछ हमें बदलना तो नहीं पड़ेगा जब लोग इस चीज से उब जाएंगे। तो ट्रिपल एच कहते हैं कि हाँ हम लोग उस चीज की केयर करेंगे, यू डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल टेक केयर ऑफ इट। तो ट्रिपल एच उस चीज के लिए आश्वासन देते हैं कोडी को। यानी कि यहाँ पे भी इस चीज को मेंशन किया गया, मतलब कि कोडी के दिमाग में ये डर या फिर ये चीज काफी ज्यादा कॉन्शियसली बैठी हुई है कि वो इवेंचुअली हील बनेंगे बिकॉज लोग इस चीज से उब जाएंगे। एंड वो भी समरस्लैम से पहले ये चीज ड्रॉप हुई है। तो इसे दिस इंटरेस्टिंग, डोंट यू थिंक सो। इसके बाद आती है भाई बारी मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स प्रीमियर की, यानी इसकी तरफ ये लोग बिल्ड कर रहे होते हैं। एंड जब मीटिंग होती है तो मीटिंग में पता चलता है कि कोडी रोड्स के लिए कोई रोल नहीं है, यानी कि कोडी को कहाँ कैसे बुक करना है पता नहीं, शो में कोई स्लॉट नहीं है कोडी के लिए। कोडी शो में इन्वॉल्व होना चाहते थे तो कोडी ने आइडिया पिच किया था कि वो आएंगे एंड जॉन सीना को सेव करेंगे जब जॉन सीना के ऊपर हील्स अटैक कर रहे होंगे। हमने देखा एक्चुअली हुआ क्या था एपिसोड में कि जॉन सीना एक प्रोमो कट करके चले गए, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। यानी कि कोडी की ये पिच थी जो कि शूट डाउन की गई थी। इसके पीछे के रीजंस क्या थे, कहा गया कि हमारे पास इनफ हील्स नहीं है जो कि सीना पर अटैक करें एंड उनकी अलग अलग खुद की अपनी अपनी स्टोरीज है, तो हम यहाँ पे कोडी को इन्वॉल्व नहीं कर सकते एंड किसी हील को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। और उसमें ट्रिपल एच ने बोला कि जॉन सीना इतने टाइम बाद आ रहा है तो इसको हम लोग जॉन सीना के लिए ही रखना चाहेंगे, कोडी को यहाँ पे ऐड नहीं करना चाहेंगे। बेसिकली आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि कोडी जॉन सीना के मोमेंट में खुद को भी इन्वॉल्व करना चाहते थे जस्ट बिकॉज कोडी के पास कोई स्पॉट नहीं था। ऑल्सो यहाँ पे भाई हमें व्हाइट बोर्ड्स देखने को मिलते हैं, यानी कि जो भी इनका मीटिंग रूम होता है भाई उसमें व्हाइट बोर्ड पे ये लोग मैचेस लिख के रखते हैं कि ये वाला मैच इस हफ्ते होगा, ये वाला मैच अगले हफ्ते होगा, ये सारी चीजें। तो अलग अलग बोर्ड पे भाई अलग अलग मैचेस लिखे हुए थे। तो ऐसा होता है कुछ मीटिंग रूम का एटमोस्फेयर। देन इसके बाद हमें देखने को मिलता है ओरिजिनल कार्ड मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स प्रीमियर का, कौन कौन से मैचेस थे एंड किसको कितना टाइम असाइन किया गया था वो सब हमें देखने को मिलता है। ट्रिपल एच शो को स्टार्ट करने वाले थे वो उसी तरीके से हुआ। चेंजेस क्या थे वो मैं आपको बता देता हूँ। चेंजेस ये थे कि अंडरटेकर ओरिजिनली प्लान थे कि वो इन रिंग प्रोमो देंगे लेकिन उसको टाइम इश्यूज के कारण कट किया गया। जो रोमन रेंस का मैच था वो 30 मिनट के लिए शेड्यूल था, 15 मिनट के लिए शेड्यूल था विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच अपना। एंड अलग अलग मैच की अलग अलग टाइमिंग्स इस पूरे स्क्रिप्ट पे, इस पूरे कार्ड पे दी गई थी जो कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर अभी देख सकते होगे। इसके बाद फ्रेम शिफ्ट होता है रिया रिप्ली की तरफ। रिया रिप्ली अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हैं, अपने कैरेक्टर के बारे में बताती हैं, खुद के बारे में बताती हैं एंड रिया रिप्ली के इंजरी की बात करेंगे हम लोग। ये है मेन पार्ट जहाँ पे चीजें चेंज हुई। तो ओरिजिनली क्या प्लान था रिया रिप्ली की इंजरी से पहले वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रिपल एच ने बोला था रिया रिप्ली को कि लिव मॉर्गन तुम पे अटैक करेगी एंड उसके बाद तुम अपने हिसाब से देखना, अगर तुमको लगता है कि अटैक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फाइट बैक करना, लगता है कि स्ट्रॉन्ग है तो उसको बस ले लेना अटैक को। हुआ क्या वहाँ पे, हमने देखा कि लिव मॉर्गन ने रिया रिप्ली को धक्का लगाया दीवार पे, रिया रिप्ली जाके इंजर्ड हो गई। एक्चुअली ये बिल्कुल भी प्लान नहीं था, ऑब्वियसली इंजरी प्लान नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद लिव मॉर्गन ने अटैक अपना कंटिन्यू रखा रिया रिप्ली के बैड शोल्डर पे बिकॉज पता ही नहीं था लिव मॉर्गन को कि रिया रिप्ली इंजर्ड होगी। रिया रिप्ली अंदर अंदर से कह रही थी कि इसको हटाओ यहाँ से, बाद में लिव मॉर्गन को हटाया जाता है, रिया रिप्ली को ऑफ मिलता है, रिया रिप्ली चली जाती है। अभी तक रिया रिप्ली ने सर्जरी नहीं ली है एंड इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि रिया रिप्ली का जो शोल्डर ब्लेड है वो अभी भी उनके कॉलर बोन से डिटैच्ड है, यानी कि अभी भी वो कनेक्टेड नहीं है। एंड इस फ्रेम में आप देखोगे तो बिल्कुल क्लियरली विजिबल है कि जो शोल्डर ब्लेड है वो कॉलर बोन से कंप्लीटली डिटैच्ड है, यानी कि अभी तक सर्जरी नहीं हुई है। बाद में कभी सर्जरी रिया रिप्ली चाहेंगी तो कराएंगी। सीएम पंक की तरफ जो है फ्रेम शिफ्ट होता है एंड सीएम पंक एड्रेस करते हैं अपनी रिलेशनशिप ट्रिपल एच के साथ में। एंड डैम इनकी रिलेशनशिप इतनी टॉक्सिक कि यहाँ पे आके डॉक्यूमेंट्री में भी ये लोग एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। रिवील करते हैं सीएम पंक की उनकी जो हीट थी ट्रिपल एच के साथ में वो बिल्कुल रियल थी, स्पेशली जब ट्रिपल एच रेसलर से ऑफिस में चले गए, यानी कि ये ऑफिशियल काम करने लगे तो हीट और भी ज़्यादा इनके बीच की बढ़ गई बिकॉज वो मीटिंग्स में एक दूसरे को कन्फ्रंट करते थे, हमेशा सीएम पंक उनको क्रॉस चेक करते थे, ट्रिपल एच उनके अगेंस्ट बोलते थे, ये सारी चीज़ें। ट्रिपल एच यहाँ पे दिस लिटिल मदरफकर बोलते हैं सीएम पंक को एंड ये चीज़ डॉक्यूमेंट्री में है, तो रियल हीट थी दोनों के बीच में। इसके बाद जब सीएम पंक कंपनी लीव कर देते हैं पाइप बॉम्ब वगैरह के बाद, तो बात
बात होती है कुछ सालों बाद सीएम पंक के रिटर्न की। ट्रिपल एच वगैरह आए थे सीएम पंक के साथ में कॉन्टैक्ट में, लेकिन ट्रिपल एच का क्लेम करना है कि उस टाइम पे सीएम पंक बिल्कुल सेम था, वही सेम ईगो, वही सेम बोलने का तरीका, कुछ भी नहीं बदला था। तो ट्रिपल एच ने बोला कि नहीं ऐसे तो नहीं चलेगा, तो इसलिए उनका रिटर्न उस टाइम पे नहीं हुआ। इवेंचुअली सीएम पंक बदले, ट्रिपल एच भी बदले, तो हमें 2023 में देखने को मिला सीएम पंक का रिटर्न सर्वाइवर सीरीज में। ऑल्सो एक बहुत ही फनी चीज हुई भाई, जब जेकब फाटू एंड सीएम पंक हमें साथ में देखने को मिलते हैं। केविन ओमस भी थे वहाँ पे, वो काफी नॉन चैलेंट दिख रहे थे वहाँ पे। सीएम पंक कहता है आई लव यू जेकब, जेकब कहता है आई लव यू पंक, एंड उसके बाद जेकब फाटू पता नहीं भाई गे की तरह क्यों एक्ट करने लगे, वो काफी फनी था, आप जाके देखना। जेकब फाटू कहते हैं कि क्या हम बाद में फोटो ले सकते हैं, सीएम पंक कहते हैं हाँ डेफिनेटली, एंड उसके बाद जेकब फाटू जो खिलखिला रहे थे भाई, तुम देखना खुद से, ये तुम स्क्रीनशॉट देख लो पता चल जाएगा। सीएम पंक एड्रेस करते हैं अपनी हिस्ट्री, अपनी राइवलरी सेथ रॉलिंस के साथ, एंड तुमको अभी समझ आएगा भाई कि इनकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है एंड कितनी पर्सनल है। एक्चुअली रिवील करते हैं सीएम पंक की सेथ रॉलिंस जब 16 साल के थे, 16 ईयर्स की एज में, वो सीएम पंक के साथ गए थे, सीएम पंक के पास गए थे, एंड सीएम पंक से वो ट्रेनिंग लेना चाहते थे। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, सेथ चाहते थे कि सीएम पंक उनको फ्री में ट्रेनिंग दे, एंड सीएम पंक ने ऑब्वियसली रिफ्यूज किया। तो तब से लेके इनकी कहानी चलते आ रही है। अब हम आएंगे अपने बेस्ट पार्ट पे। ये एपिसोड 1 का बेस्ट पार्ट था गोरिल्ला पोजीशन। सब कुछ एक्सप्लेन किया गया कि गोरिल्ला पोजीशन की हिस्ट्री क्या है, इसका मैप क्या है, ये कस्टम बिल्ट है या फिर नहीं है, क्या कुछ है, सब बताएगा। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ गोरिल्ला पोजीशन के पीछे की हिस्ट्री क्या थी। गोरिल्ला मॉनसून नाम आप लोग जानते होंगे, लेजेंडरी रेसलर, वो एरेना के पीछे से मैचेस को देखा करते थे, कंट्रोल किया करते थे, इनपुट्स देते थे। तो उनके नाम से एरेना के पीछे वाले एरिया को गोरिल्ला पोजीशन नाम दिया गया। आज भी उनके नाम से ये पोजीशन जाना जाता है। गोरिल्ला पोजीशन का मैप दिखाया जाता है कि कैसे वो एरेना स्टेज के पीछे होता है, कहाँ पे होता है। एंड क्वेश्चन आता है काफी लोगों के दिमाग में कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू वाले तो वर्ल्ड वाइड इधर उधर जाते हैं या फिर अलग अलग सिटीज में जाते हैं, अलग अलग लोकेशन पे जाते हैं, तो फिर ये गोरिल्ला पोजीशन हर बार सेम कैसे दिखता है। जब भी बिहाइंड द सीन्स हमें मिलती है देखने को, तो ये सेम कैसा होता है भाई गोरिल्ला पोजीशन, क्या सारी दीवारें सेम होती है हर लोकेशन पे? बिल्कुल नहीं। ये ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो ये अपना गोरिल्ला पोजीशन है वो कस्टम बिल्ट होता है। जो दीवारें हैं वो डब्ल्यूडब्ल्यू की खुद है, वो प्लाईवुड वगैरह जो भी है उससे बना रहता है। एंड डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इसको हर लोकेशन पे अलग अलग एरेना में जाके खुद से ही बनाते हैं अपने खुद के इक्विपमेंट से। तो ये बताएगा कि ये कस्टम बिल्ट है, लेकिन उसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो हर बार सेम होती है, लोकेशन भले चेंज हो लेकिन अपना गोरिल्ला पोजीशन सेम होता है। फिर बताया जाता है कि कौन कहाँ पे बैठता है, कौन से टेबल पे कौन बैठता है। तो टोटल गोरिल्ला पोजीशन में 3 टेबल्स होते हैं। पहले टेबल पे ट्रिपल एच एंड ब्रूस प्रिचर्ड बैठते हैं, दूसरे टेबल पे अपने टाइम कीपर मैन एंड मैच प्रोड्यूसर बैठते हैं, एंड तीसरे टेबल का यहाँ पे कोई मेंशन नहीं था, सो आई अज्यूम वहाँ पे कोई भी बैठ सकता है, बस एक टेबल के लिए टेबल है वो। कहा जाता है कि जो अपने जितने मैच प्रोड्यूसर्स हैं वो पहले इन रिंग टैलेंट्स रह चुके हैं, लाइक क्रिस पार्क कौन है? अबिस आप लोग जानते होंगे, टीएन आपने देखा होगा तो मॉन्स्टर अबिस को जानते होंगे, काफी स्केरी थे, तो वो डब्ल्यूडब्ल्यू के मैच प्रोड्यूसर हैं। बॉबी रूड को आप लोग जानते हो, माइकल हेस को आप लोग जानते हो, तो ये तीनों फॉर्मर इन रिंग टैलेंट्स रह चुके हैं, इसलिए मैच प्रोड्यूसर है, बिकॉज ये रेसलर्स को भी समझते हैं एंड इधर बैक स्टेज चीजें भी समझते हैं। अब इस गौर फरमाते हैं कि आखिर वो करते क्या है एज अ मैच प्रोड्यूसर, उनका काम क्या है। पहले बात करते हैं प्रोडक्शन ट्रक की। हम लोग देखते हैं अपनी स्क्रीन पे, नेटफ्लिक्स पे देखते हैं आज, या फिर अभी से पहले हम लोग टीवी पे देखते थे, तो जो टीवी पे जो भी देखते थे ना हम लोग, वो मैच प्रोड्यूसर पहले प्रोडक्शन ट्रक वाले को बताता है कि ये आपको दिखाना है। तो सपोज एक मैच चल रहा है, तो अब इसका काम कुछ ऐसा होता है कि अब इस पहले मैच देखेंगे एंड 10-15 सेकंड पहले वो प्रोडक्शन ट्रक को बताएंगे कि ये वाला फ्रेम रखना है हमने एंड इसको जूम करना है, इसको जूम आउट करना है, ये वाला एंगल लेना है, इस एंगल से इस कैमरा से दिखाना है। प्रोडक्शन ट्रक के पास इनपुट आता है एंड जो आउटपुट वो देते हैं वो 10-15 सेकंड के डीले पे हमें देखने को मिलता है। तो ये जो 10-15 सेकंड का डीले होता है ना, इसी में अब इस या फिर किसी भी मैच प्रोड्यूसर को डिसाइड करना होता है कि हम ये फ्रेम दिखाएंगे। वो इनपुट देते हैं प्रोडक्शन ट्रक वालों को एंड उसके बाद प्रोडक्शन ट्रक वाले वहां से उस इनपुट को रिसीव करके आउटपुट हमारे पास भेजते हैं। तो 10-15 सेकंड के अंदर इतना कियोटिक काम होता है एंड ये हर मैच के दौरान होता है। मैच प्रोड्यूसर्स ट्रिपल एच वगैरह मिलकर ये सब कुछ करते हैं। ऑल्सो रिवील करते हैं अब इसकी पूरे मैच के दौरान जो मैच प्रोड्यूसर है वो रेफरी से कनेक्टेड होता है, बिकॉज रेफरी इकलौती ऐसी तार है जो कि रेसलर से इनको कनेक्ट करेगी। तो अगर रेसलर को भी कुछ बोलना है इनको पीछे बैक स्टेज, तो वो रेफरी के थ्रू बोलेगा, क्योंकि रेफरी के पास वो माइक होता है कनेक्टेड। एंड अगर इधर बैक स्टेज से कुछ बोलना है गोरिल्ला पोजीशन से रेसलर्स को, तो ये लोग बोलते हैं रेफरी के थ्रू, इसलिए रेफरी इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है एक मैच का। तो ये कुछ रिवील किया जाता है। देन इसके बाद बात होती है एक्स्ट्रास की। अब आपको वैसे तो एक्स्ट्रास के बारे में पता होगा कि एक्स्ट्रास क्या होते हैं रेसलिंग में, क्या नहीं, लेकिन नहीं पता तो आपके लिए है वाला पार्ट। आपको याद होगा जेकब फाटू ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच जहां पे इन्होंने अपने मैच को ऑल ओवर द एरेना रेसल किया था। उसमें एक पार्ट आता है जहां पे ब्रॉन स्ट्रोमन अपनी चेयर को स्विंग कर रहे होते हैं जेकब फाटू के ऊपर। निक एल्डिस कहते हैं कि क्राउड के पास इतने क्लोज जाके चेयर मत स्विंग करो, डेंजरस हो सकता है। जेकब फाटू एक लिमिट और क्रॉस करते हैं, वो जाके क्राउड में से किसी को धक्का दे देते हैं एंड इससे ट्रिपल एच बिल्कुल खुश नहीं थे, ब्रूस प्रिचर्ड बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो कह रहे हैं कि ये क्या किया तुमने, मतलब जनता को क्यों धक्का दिया, क्राउड में से लोगों को क्यों धक्का दे रहे हो। तो रेफरी के थ्रू ये मैसेज आगे भेजा जाता है, बाद में रेफरी के थ्रू वापस मैसेज आता है एंड कहा जाता है कि क्राउड में से कोई नहीं था बल्कि ये एक्स्ट्रा था। अब एक्स्ट्रास क्या होते हैं? जब एक्स्ट्रा सुनते हैं ब्रूस प्रिचर्ड एंड ट्रिपल एच तो काफी रिलीफ फील करते हैं कि ओ एक्स्ट्रा था, ठीक है। क्या था ये एक्स्ट्रा? क्या होता है एक्स्ट्रा? वो होते हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के खुद के बंदे होते हैं, जिनको डब्ल्यूडब्ल्यू प्लॉट करती है क्राउड में, ताकि वो अलग अलग जगह पे रेसलर से कम्युनिकेट कर सकें या फिर बीच की चीजें सुलझा सकें, क्राउड में कोई दिक्कत है उसको सॉल्व कर सकें,
या फिर कहीं पे टिकट्स नहीं बिकी, कोई सीट खाली है, तो वहाँ पे उस सीट को जाके फिल कर सके। तो ये होता है एक्स्ट्रा का काम। तो इसलिए भाई इनको काफ़ी रिलीफ फील हुआ, बिकॉज अगर रियल फैन को धक्का देते जेका फाटू तो शायद वो लॉ सूट भी फाइल कर देता, जैसा जॉन मॉक्सली के ऊपर फाइल हुआ था अभी किसी प्रोडक्शन क्रू मेंबर के द्वारा AEW में। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एक्स्ट्रा था, इसीलिए सब कुछ वेल प्लान ही गया। ऑल्सो टाइम स्ट्रेस की बात यहाँ पे भी होती है। कितना टाइम स्ट्रेस होता है एक्सप्लेन किया जाता है कि अगर आपके पास मान लो आखिरी के 5 मिनट बचे हैं 3 घंटे के शो में, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको 1 मिनट पहले खत्म कर सकते हो या फिर 1 मिनट लेट ले जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 3 घंटे का शो है तो 3 घंटे कहीं टाइम फ्रेम पे एंड होना चाहिए। 2 घंटा 59 मिनट नहीं, 3 घंटा 1 मिनट नहीं। बेसिकली यू कांट गो हैवी, यू कांट गो शॉर्ट, इस वाले लाइन को यूज किया गया यहाँ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अभी आपको आगे मालूम चलेगा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसके बाद बारी आती है मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स प्रीमियर की। वो दिन आ चुका है मंडे नाइट और नेटफ्लिक्स प्रीमियर का, एंड अब हम लोग एपिसोड 1 के एंड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फ्रेम आता है ट्रिपल एच का जब वो जॉन सीना से बात कर रहे होते हैं, एंड ट्रिपल एच एक तरीके से प्रॉमिस करते हैं जॉन सीना को कि आपके रिटायरमेंट टूर को, तुम्हारे रिटायरमेंट टूर को हम लोग बेटर बनाएंगे, एंड तुम एंड में देखोगे तो तुम बोलोगे कि हाँ इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता था। ऐसा हम लोग होप करेंगे कि हम लोग कर पाए। जॉन सीना मजाक करते हैं, कहते हैं कि अगर हमने ये रून कर दिया, इसका मतलब कि 500 की पेजेस है एक किताब में, तो अगर हमने ये रून किया तो मतलब 499 पेजेस सारे के सारे रून। दोनों हंसने लगते हैं। एंड एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, रिया रिप्ली वॉज स्ट्रेस्ड। रिया रिप्ली का मैच था लिव मॉर्गन के अगेंस्ट विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, एंड रिया रिप्ली इस मैच से पहले इतनी ज़्यादा स्ट्रेस थी भाई, एंड हार्ड वर्क के लिए मैं अपलॉड करना चाहूँगा। लाइक मैंने रिया रिप्ली को बहुत क्रिटिसाइज करा, जहाँ पे करने वाली बात होती है वहाँ पे मैं करता हूँ, लेकिन यहाँ पे अप्रिशिएट करने वाली बात होती है। अगर आपने खुद देखा होगा तो आपने रियलाइज किया होगा कि जो मूव सीक्वेंस रिया रिप्ली ने याद किया हुआ था, रिया रिप्ली पहले तो मैच में प्रिपेयर करने से पहले इतनी ज़्यादा स्ट्रेस थी, पैनिक थी कि वो रो रही थी, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। एंड रिया रिप्ली ने जो मूव सीक्वेंस अपना याद किया था, जब वो डैमिन प्रिस्ट को जाके एक्सप्लेन कर रही थी कि ये मूव लगेगा, उसके बाद ये लगेगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, वो इतना लंबा चला है। लाइक तुम होता है ना कि स्कूल में हमसे कभी टीचर कुछ पूछने लगता है तो हम लोग रट्टा मार के जाते हैं फटाफट से, हमें पहले से कुछ नहीं पता लेकिन हम रट्टा मार के जाते हैं, पैनिक में गलती कर देते हैं। रिया रिप्ली ने उस पूरे मूव सीक्वेंस को याद किया कि इस मूव के बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, देन बूम बैम, पता नहीं क्या क्या। रिया रिप्ली ने वो पूरा मूव सीक्वेंस याद किया, पैनिक में थी, लेकिन जैसे थेम हिट हुआ ब्लडी रिया रिप्ली हमें देखने को मिलती है। तो इसके लिए मैं अपलॉड करना चाहूँगा, इतने स्ट्रेस में ये सुपरस्टार्स कैसे रहते हैं भाई। रेसलमेनिया वगैरह में क्या होता होगा फिर। सीएम पंक एंड गुंथर बाय द वे रियल लाइफ में अच्छे फ्रेंड है, हमें पता चल गया। अभी फ्यूड कर रहे हैं, समरस्लैम में इनका मैच होने वाला है, लेकिन सीएम पंक आते हैं अपने मैच से पहले जो इनका रॉलिंस के अगेंस्ट होने वाला था, गुंथर के पास जाते हैं एंड कहते हैं कि देखो गुंथर एंड लुडविग काइजर, तुम दोनों मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो, यूरोपियन फ्रेंड हो, तो मैं चाहूँगा कि अपने मैच के बाद जब मैं वापस आऊँ तो तुम मुझे रियलिटी बताओ कि मेरा मैच अच्छा था या फिर नहीं। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि गुंथर एंड पंक इन रियल लाइफ बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड अभी समरस्लैम में दोनों कंपीट करने वाले हैं। देन इसके बाद जब हम लोग एंड की तरफ बढ़ रहे होते हैं भाई, तो क्लियर होता है कि नेटफ्लिक्स पे होने के बावजूद भी WWE वाले टाइमिंग इशू बहुत ही ज़्यादा झेलते हैं, एंड ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए। ब्रूस पिचर्ड आते हैं, स्क्रीन पैंट कहते हैं कि लोगों को लगता है कि नेटफ्लिक्स पे तो हम 2 घंटे के शोज कर सकते हैं, 3 घंटे 4 घंटे, कोई टाइम लिमिट नहीं है, बट इट्स नॉट लाइक दैट, नॉट ट्रू, ऐसा कहते हैं ब्रूस पिचर्ड। एंड आगे हमें देखने को मिलता है इसका एग्जांपल, सेथ वर्सेस पंक अपना मैच मंडे नाइट और नेटफ्लिक्स प्रीमियर का मेन इवेंट, मैच प्रोड्यूसर अबिस यानी कि क्रिस पार्क। होता कुछ ऐसा है कि समय कम था एंड मैच लंबा था, यानी कि समय कम था, कुछ 7-8 मिनट बचे थे एंड चीज़ें बहुत सारी करनी थी इन दोनों सुपरस्टार्स को। अबिस बैकस्टेज काफ़ी पैनिक्ड होते हैं, वो कहीं ना कहीं डरे होते हैं ब्रूस पिचर्ड से कि ब्रूस पिचर्ड उनके बॉस हैं, इनको पिचर्ड को जवाब देना होगा कि आखिर भाई ये मैच इतना लंबा गया कैसे, तुमने प्रोड्यूस क्यों नहीं किया ढंग से। तो एज यूजुअल जो अबिस है यानी कि क्रिस पार्क को पूरे मैच के दौरान रेफरी के थ्रू रेसलर्स को मैसेज डिलीवर करते हैं एंड रेसलर्स रेफरी के थ्रू अबिस को यानी क्रिस पार्क को मैसेज डिलीवर करते हैं पीछे गोरिल्ला पोजीशन में। मैच के एंडिंग मोमेंट्स में अबिस को रियलाइज होगा कि अभी काफ़ी कुछ करना बाकी है, समय हमारे पास काफ़ी कम है, तो यहाँ से मैसेज जाता है रेसलर्स की तरफ आपको कि मूव्स काटने होंगे। तो कहते हैं, सजेस्ट करते हैं सीएम पंक को अबिस कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं एनाकोंडा वाइस को काटता। उस मूव को काटा गया, कुछ पोर्शंस काटे गए उस मैच से, एंड उसके बाद मैच धीरे धीरे करके धीरे धीरे टाइमिंग पे आया, हालांकि स्टिल वो ओवर टाइम गए। अबिस के चेहरे पे वो पैनिक दिख रहा था, तुम ये फ्रेम्स देखोगे तो अबिस एक्चुअली में डरे हुए था एंड वो रेगुलरली ब्रूस पिचर्ड को बोल रहे थे कि बस हो गया, बस हम लोग रैप अप करने वाले हैं। जैसे मैच खत्म हुआ वो खुशी से उछल पड़े कि अब हम जाएंगे घर जाएंगे। क्यों? क्योंकि यह डर था कि कहीं ब्रूस पिचर्ड उन पर गुस्सा ना हो जाए। बाद में मैच खत्म होता है, सब बैकस्टेज आ जाते हैं गोरिल्ला पोजीशन में, रॉलिंस एंड पंक। तो अपने जो अबिस हैं वो जाते हैं ब्रूस पिचर्ड के पास, उनसे सॉरी बोलते हैं कि हम सॉरी ऐसा हुआ, बट अभी जो होगा अब क्या कर सकते हैं इसके बारे में। विलियम रीगल भी वहाँ पे होते हैं, चेहरे से दिख रहा था ब्रूस पिचर्ड की वो खुश नहीं थे, लेकिन ब्रूस पिचर्ड बोल रहे थे कि नहीं ठीक है इट्स ऑल ओके, लेकिन ब्रूस पिचर्ड के चेहरे पे दिख रहा था कि वो खुश बिल्कुल भी नहीं थे। विलियम रीगल से पूछते हैं अबिस, मुझे अबिस को देख के बहुत दया आई कि भाई ऐसी सिचुएशन होती है क्या बैकस्टेज, मतलब कुछ मिनट्स ऊपर चले गए तो इतना टेंस माहौल। अब इसके चेहरे पे वो डर दिख रहा था एंड वो काफी खुद में गिल्टी दिख रहे थे, कह रहे थे कि ये मेरे से गुस्सा है क्या, मेरा बॉस यानी बिग मैन मेरे से गुस्सा है क्या। तो कहते हैं विलियम रीगल कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपने आप को दोष मत दो इन चीजों के लिए। तो कुछ इस तरीके से एपिसोड फर्स्ट न्यू एरा WWE अनरियल का एंड होता है। इंपॉर्टेंट टेक अवेज क्या है एपिसोड 1 से, हमें पता चला कि गोरिल्ला पोजीशन कैसे बना, क्या इसकी हिस्ट्री है, कौन से टेबल पे कौन होता है, प्रोडक्शन ट्रैक पे क्या मैसेज जाता है, हमें स्क्रीन पे क्या देखने को मिलता है, रेफरी का क्या रोल होता है, एक्स्ट्रास क्या होते हैं, टाइम स्ट्रेस कितना होता है, नेटफ्लिक्स प्रीमियर के दिन पे क्या
हुआ था, एंडिंग में क्या हुआ था जब सेथ एंड पंक का मैच ओवर टाइम गया। तो ये सब कुछ हमें जानने को मिला WWE अनरियल के एपिसोड 1 न्यू एरा में। एपिसोड 2 पुश। तो जो सेकंड एपिसोड का कंटेंट था वो पूरा कंप्लीटली बेस्ड था रॉयल रंबल के ऊपर, रॉयल रंबल की तरफ कैसे बिल्ड हुई, क्या कुछ हुआ। तो कोडी एंड केविन ओवंस से शुरुआत होती है एंड कोडी केविन ओवंस की फ्यूड चली थी इस टाइम पे, जो कि रॉयल रंबल तक चली थी। कहा जाता है कि वो जो बैक स्टेज अटैक हुआ था पार्किंग लॉट में केविन ओवंस का कोडी के ऊपर, वो प्लान था, लेकिन बहुत ही अजीब तरीके से प्लान था। WWE को खुद भी नहीं पता था कि फैंस उसको रिकॉर्ड करेंगे, शेयर करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो कोडी रोड्स रिवील करते हैं कि वो लोग होप कर रहे थे कि बस कोई ना कोई फैन हो जो उस चीज़ को रिकॉर्ड कर ले पार्किंग लॉट में, वरना अगर नहीं रिकॉर्ड करते तो वो अटैक, वो प्लानिंग, सारी की सारी चीज़ें वेस्ट चली जाती हैं एंड सारी की सारी चीज़ें डस्टबिन में चली जाती। लेकिन लकीली WWE ने सही सोचा था एंड फैंस ने उसको रिकॉर्ड किया, ट्विटर पे स्प्रेड किया एंड वो चीज़ वायरल गई। तो कई कदार बार होता है कि WWE वाले फैंस के हाथ में सब कुछ छोड़ देते हैं। अगर फैंस ने उसको नहीं कैप्चर किया या नहीं नोटिस किया तो देन वो प्लान, वो एग्जीक्यूशन सब कुछ बर्बाद। लेकिन अगर नोटिस कर लिया तो वो चीज़ बहुत ही रियल निकल के सामने आती है। वो इस वाली चीज़ से हमें उस टाइम भी पता चला था एंड WWE अनरियल के एपिसोड 2 में भी पता चला। तो ये न्यू रेज़्यूमे के अंदर चीज़ें होती हैं, पहले ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। देन इसके बाद जे उसो के सन की तरफ, जे उसो के बेटे की तरफ भाई फ्रेम स्लाइड होता है एंड जिमी उसो, जे उसो एंड जे उसो के बेटे, ये तीनों बात कर रहे होते हैं रॉयल रंबल के बारे में कि किसको जीतना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट है ये सारी बातें। जिमी उसो पूछते हैं जे उसो के बेटे से कि तुमको क्या लगता है कौन जीतने वाला है, क्योंकि पहली बार रंबल में शायद ऐसा होने वाला है कि हम सारे के सारे होने वाले हैं। जेका फाटू होगा, मैं होने वाला हूँ यानी जिमी उसो, तुम्हारे डैड होंगे यानी कि जे उसो, रोमन रेंस होंगे एंड हम सारे के सारे ब्लड लाइन फैमिली मेंबर्स होंगे। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन जीत सकता है? तो जे उसो के बेटे ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जे उसो जीतेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने पापा को सपोर्ट करते हैं कि हाँ मेरा डैड जीतेगा, लेकिन वो इतना अनप्रेडिक्टेबल था रॉयल रंबल की जे उसो के बेटे ने भी गेस नहीं किया। जे उसो के जो बेटे थे भाई वो कह रहे थे कि मुझे लगता है अंकल जेकब जीतेंगे यानी जेका फाटू जीतेगा, मतलब इन्होंने भी गेस नहीं किया था। तो हम तो कहाँ से एक्सपेक्ट करते। तो वो जो रिएक्शन आया था हमारा रंबल जीतने के बाद जे उसो के, वो सही में काफी शॉकिंग था एंड सही में काफी अनप्रेडिक्टेबल था। इतना अनप्रेडिक्टेबल कि जे उसो के बेटे ने भी नहीं सोचा था कि उनके डैड यानी जे उसो रंबल जीतेंगे। उन्होंने पिक किया था अंकल जेकब फाटू को। देन इसके बाद फ्रेम स्लाइड होता है रॉयल रंबल के मीटिंग की तरफ, रॉयल रंबल के विनर को डिस्कस किया जाता है। पूरी जो टीम है वो होती है मीटिंग हॉल में एंड जो नाम पिच किए गए थे वो इनिशियली थे CM पंक एंड जॉन सीना। कहा जाता है कि CM पंक को जीतना चाहिए रंबल, कुछ कहते हैं कि सीना को जीतना चाहिए बिकॉज सीना का आखिरी रंबल है। सो इट्स लाइक द वेरी जॉन सीना थिंक कि वो आया, सब कुछ जीता एंड फैंस को खुश किया, चला गया। तो ये कहा गया मीटिंग में। लेकिन ट्रिपल एच एक स्टेप पीछे जाते हैं। ट्रिपल एच कहते हैं इस मीटिंग में कि एक काम करते हैं, पहले हम लोग डिसाइड करते हैं वापस से कि रेसलमेनिया का मेन इवेंट अपना लॉक है या नहीं। तो कौन से मैचेस हैं? एक है सीना एंड कोडी का मैच एंड दूसरा मैच कौन सा है? दूसरा मैच है अपना CM पंक एंड गुंथर का मैच। यानी कि रॉयल रंबल से पहले रॉयल रंबल की विनर मीटिंग में, जब रॉयल रंबल का विनर भी डिसाइडेड नहीं है तो दो मैचेस ऑलरेडी इन्होंने प्लान कर लिए थे रेसलमेनिया के लिए। एक अपना गुंथर CM पंक का मैच, एक अपना जॉन सीना एंड कोडी रोड्स का मैच। इसीलिए विनर्स पिच किए गए थे, या तो CM पंक को जीता लो या नहीं तो आप जॉन सीना को जीता लो। कहा गया था कि जॉन सीना को रंबल जीता लो, CM पंक को एलिमिनेशन चेंबर जीता लो। ये सब कुछ डिस्कस किया गया। लेकिन जब ट्रिपल एच ने बोला कि हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि रेसलमेनिया का मेन इवेंट यही करना या नहीं, तो देन नाम निकल के आया जे उसो का कि जे उसो इज वेरी हॉट राइट नाउ। क्राउड में से रिएक्शन मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन बस एक डाउट है कि क्या जे उसो पे जब हम लोग ये प्रेशर डालेंगे, जब उसको पुश देंगे, तो क्या इस प्रेशर में वो चमक पाएगा? बिकॉज काफी सारे लोग पुश लेने के बाद अचानक से ही फॉल डाउन हो जाते हैं, तो कहीं जे के साथ वो ना हो जाए। लेकिन ये भी कहा जाता है कि कई बार होता है कि अगर आप देखते हो कि कोई सुपरस्टार ट्रेंड में है, किसी को पुश देना चाहिए, तो सब कुछ आपको सारे प्लान्स अपने जो है ना चेंज करने पड़ते हैं, पिवट करने पड़ते हैं एंड किसी और की अपॉर्चुनिटी लेके किसी और को पुश देना होता है। सो दिस वाज जे उसोस टाइम। ट्रिपल एच जाते हैं जे उसो की तरफ, उनको बोलते हैं कि एक सेकंड साइड आओ। साइड में जाते हैं ट्रिपल एच एंड बोलते हैं आई वांट टू पुट अ रॉकेट ऑन योर एस, यानी कि जे उसो को कहते हैं कि मैं तुम्हारे पीछे रॉकेट डालना, तुमको पुश देना चाहता हूँ, ऐसा कहते हैं ट्रिपल एच जे उसो को। तो यहाँ पे भाई ट्रिपल एच ने एक तरीके से जे उसो से वादा लिया कि मैं तुमको पुश दूंगा, ये तुम्हारा टाइम है, जो भी तुम चाह रहे थे इतने टाइम से अपने रेसलिंग करियर में करना वो तुमको अब मिलेगा। बट आई वांट कि तुम इस पुश के बाद अच्छे से चमको। ऐसा नहीं कि हमने तुमको पुश दे दिया एंड उसके बाद तुमने सब कुछ खराब कर दिया या फिर तुम उस चीज़ से ढंग से ग्रो नहीं हो पाए, क्योंकि ये फेम अभी के लिए है एंड वी वांट कि इसको परमानेंट बनाया जाए। तो ये सब मैसेज दिया ट्रिपल एच ने जे उसो को। जे उसो कहते हैं कि ठीक है, आई विल मेक श्योर कि ऐसा ही हो। ट्रिपल एच वापस आते हैं मीटिंग हॉल में एंड कहते हैं कि जे उसो से मैंने अपनी सारी बातें कह दी है एंड अब हम बस होप कर सकते हैं कि जे उसो को जब हम पुश दें, रंबल जीताएं, तो फैंस ढंग से रिएक्ट करें। तो अब इस पॉइंट पे जहाँ पे CM पंक सीना का नेम पिच किया जा रहा था, वहाँ पे अचानक से नाम आता है जे उसो का एंड उनका नाम लॉक हो जाता है। अब इसके बाद बारी आती है रॉयल रंबल के दिन की। हम लोग हैं लूकस ऑयल स्टेडियम में, आइसो स्पीड के रॉयल रंबल एंट्रेंस के पीछे का राज को देखते हैं। वैसे तो पहले से प्लान था ऑब्वियसली कि आइसो स्पीड रंबल में एंटर करेंगे, लेकिन उस पॉइंट पे जो एग्जीक्यूशन हुई वो शायद उसी पॉइंट पे प्लान की गई थी जब गोरिल्ला पोजीशन में आइसो स्पीड को बुलाते हैं ट्रिपल एच एंड सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं स्टेफनी मैकमैन वगैरह को कि देखो ऐसा होगा कि तुम बात करोगे आइसो स्पीड से, अकीरा टोजावा पे अटैक होगा, मैं इधर आइसो स्पीड को कॉल करूंगा, तुम आइसो स्पीड को आगे भेजोगी, आइसो स्पीड को हम लोग रंबल में एंटर कराएंगे। तो ये सब कुछ उसी पॉइंट पे ऐसा लगा कि बताया
गया, पिच हुआ एंड सब कुछ एग्जीक्यूट हुआ एंड इस तरीके से आइसो स्पीड की रंबल में एंट्री हुई थी। एंड आइसो स्पीड को जब स्पीयर पड़ा ब्रॉन ब्रेकर का, बैक स्टेज लोग भाई पागल हो गए थे। ट्रिपल एच पूछ रहे थे कि ये जिंदा भी है या फिर नहीं है, जिंदा है कि नहीं है, कह रहे कि ठीक है। उसके बाद ट्रिपल एच कहते हैं कि अच्छा ये लाइव भी है, लाइव भी कर रहा है। तो वो डेडिकेशन भी आइसो स्पीड की यहाँ पे दिखाई गई। उसके बाद रिएक्शन की बात करें तो सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस पे जो स्टॉम्प लगाया था, वो डबल स्टॉम्प, जब सीएम पंक, रॉलिंस एंड रोमन तीनों एलिमिनेट हो गए थे रॉयल रंबल से, तो वो जो स्टॉम्प लगा था सेथ का, जो रोमन का चेहरा सीधा मैट पे गया, उस पे जो रिएक्शन आया वो तुमको देखना चाहिए। वो क्लिप इंटरनेट पे डेफिनेटली वायरल होगी ट्विटर पे। उस पे जो रिएक्शन था बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। आपको इन फ्रेम्स को देख के भी आइडिया लग जाएगा कि लोग कितने शॉक हैं। लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था भाई कि ये क्या कर दिया सेथ रॉलिंस ने। वो पूछ रहे थे कि रोमन ठीक है या फिर नहीं। उसके बाद दूसरा स्टॉम्प पड़ता है रोमन को स्टील स्टेप्स के ऊपर, कुछ इस तरीके से बैक स्टेज बहुत ही भयंकर रिएक्शन आता है। देन इसके बाद जे उसो जीत जाते हैं रंबल, तो उस पर भी रिएक्शन आए। जे उसो के बेटे का रिएक्शन दिखाया जाता है, वो भी काफी इमोशनल, वो भी रो रहा है, ये वो कर रहा है, इमोशनल है फुल। उसके बाद बैक स्टेज दिखाया जाता है गॉरिला पोजीशन में, जहाँ पे जेकब फाटू एंड जिमी उसो भी काफी खुश दिख रहे होते हैं, इमोशनली काफी खुश होते हैं। जे उसो बैक स्टेज आते हैं, लोग काफी खुश होते हैं एंड गले मिलते हैं उनसे। सीएम पंक, सेथ रॉलिंस दोनों ने कांग्रेचुलेट करा जे उसो को एंड कुछ इस तरीके से रॉयल रंबल की इवनिंग खत्म होती है। देन इसके बाद एपिसोड 2 के एंड में हमें कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं। इस शो का प्रोड्यूसर यानी कि अनरियल का प्रोड्यूसर कोडी से पूछता है कि तुम रेसलमेनिया में किसको फेस करना चाहोगे, बिकॉज यू आर द चैंपियन। एंड कोडी को नहीं पता है कि उनके लिए अभी तक क्या है प्लान्स फॉर रेसलमेनिया। कोडी नाम लेते हैं जॉन सीना। तो कुछ इस तरीके से एपिसोड 2 पुश खत्म होता है WWE अनरियल का। एपिसोड 3 वर्थ द वेट। तो चेल्सी ग्रीन से एपिसोड 3 की शुरुआत होती है। चेल्सी ग्रीन अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हैं, बताती हैं कि कैसे इन्होंने अपनी रेसलिंग जर्नी स्टार्ट करी, WWE में आई, WWE से रिलीज हुई, फिर वापस आई एंड किस तरीके से यूएस चैंपियन बनी। तो इनकी पूरी कहानी दिखाई जाती है। देन इसके बाद सार्लेट फ्लेयर की तरफ फ्रेम जाता है एंड सार्लेट एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी बताती है अपने बारे में। सार्लेट बताती हैं कि कैसे उनके भाई का सपना था कि उनके भाई रेसलर बनते, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई एंड आज तक सार्लेट वेट करती है कि उनका भाई जो है कभी वापस घर पे आएगा। एंड जिस तरीके से सार्लेट ने ये बोला, वो जो चेहरे पे एक्सप्रेशंस थे, वो जो टोन था बोलने का, इतना इमोशनल था कि किसी भी कठोर से कठोर आदमी के आंख में आंसू आ जाए। तो सार्लेट फ्रेंड ने बहुत ही दिल से वो बात बोली एंड वो बहुत ज्यादा हिट की मुझे जब मैं देख रहा था। तो सार्लेट अपने नी इंजरी को भी कवर करती हैं, कहती हैं कि जब मैं सर्जरी के लिए जा रही थी तो मुझे ऐसा डर लग रहा था कि मेरा रेसलिंग करियर खत्म भी हो सकता है एंड मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, बिकॉज मुझे अपने फादर की लेगेसी को कंटिन्यू करना था अभी भी। इसके बाद आती है बारी विमेंस रॉयल रंबल मैच की मीटिंग की। एपिसोड 2 में मेंस रॉयल रंबल मैच की मीटिंग एंड मेंस रॉयल रंबल मैच दिखाया इन्होंने एंड एपिसोड 3 में इन्होंने विमेंस रंबल मैच की मीटिंग एंड विमेंस रंबल मैच भी दिखाया है। तो विमेंस रंबल मैच की मीटिंग में 3 नेम्स पिच किए गए थे मैच को जीतने के लिए, एक बियांका ब्लेयर, एक सार्लेट फ्लेयर एंड एक चेल्सी ग्रीन। इन तीनों के नेम्स थे। बियांका के नेम पिच किया गया बिकॉज वो एक मेगा स्टार है, सार्लेट का इसीलिए बिकॉज इनके पीछे कहानी थी, कमबैक स्टोरी, वो आती अंडरडॉग टाइप सी। तो कहा गया कि नहीं, अंडरडॉग वाला तो हॉरेबल ऑप्शन है, सार्लेट कांट भी है अंडरडॉग, लोग ऑलरेडी उनको काफी हेट करते हैं बियॉन्ड लो। एंड तीसरा नाम लिया गया चेल्सी ग्रीन का। चेल्सी ग्रीन के लिए जो पिच थी वो इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी कि आखिर चेल्सी ग्रीन जीतती कैसे रंबल। तो कहा गया कि नंबर 29 पे जो फीमेल सुपरस्टार आएगी वो डबल एलिमिनेशन कर देगी भाई एंड उसके बाद रिंग में कोई बचेगा ही नहीं। तो होगा क्या फिर, नंबर 30 पे होगा कुछ ऐसा कि जो सुपरस्टार आएगी वो ऑटोमेटिकली विनर बन जाएगी। तो नंबर 30 पे आएगी कौन, चेल्सी ग्रीन। बेसिकली कहने का मतलब था, पिच ये थी कि नंबर 29 पे एंट्रेंस होगी, नंबर 29 जब रिंग में आएगी तो उसी टाइम पे सारी फीमेल सुपरस्टार्स रिंग से एलिमिनेट हो जाएंगी, डबल ट्रिपल एलिमिनेशन जो भी हो। एंड उसके बाद नंबर 30 ऑलरेडी जैसे ही आएगी भाई वो विनर बन के ही आई होगी, यानी कि चेल्सी ग्रीन कुछ इस तरीके से जीतेगी। ऑब्वियसली वाला आइडिया सूट डाउन किया गया, सार्लेट फ्लेयर जीती, उनको बहुत ही अच्छा ओवेशन मिला रॉयल रंबल के दिन एंड सार्लेट फ्लेयर को बैकस्टेज बहुत ही अच्छे से लोगों ने अप्रिशिएट किया। लोग देखते हैं, आप नॉर्मली देखोगे इंटरनेट पे तो हेट करते हैं सार्लेट को कि ओवररेटेड है ये वो, लेकिन क्योंकि सार्लेट इंजरी से आई थी तो WWE के अंदर काफी इमोशंस थे उनके लिए, WWE वाले बैकस्टेज बहुत ही अच्छा फील कर रहे थे उनको लेके एंड उनके लिए खुश थे। तो जो विमेंस रोस्टर है भाई अपनी, वो बहुत अच्छे से वेलकम करती है सार्लेट को, उनके जीतने के बाद उनको कांग्रेचुलेट करती है, कोडी वगैरह भी आते हैं, गले मिलते हैं एंड सार्लेट काफी ज्यादा इमोशनल थी। देन बारी आती है एलिमिनेशन चेंबर की। एलिमिनेशन चेंबर के बिल्ड की बात की जाती है यहाँ पे। इस टाइम पे शायद आपको याद होगा कि जेड कारगिल की स्टोरी चल रही थी कि जेड कारगिल पे एक मिस्टीरियस अटैक हुआ है, लेकिन किसने किया नहीं पता। हमको अंदाजा था कि शायद नेओमी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट करने वाली बात यह है कि WWE वालों ने उस टाइम लॉक नहीं किया था नेओमी को। WWE वाले देख रहे थे कि हम किसको फ्रेम कर सकते हैं, लिव मॉर्गन को, नेओमी को, रकी रॉड्रिगेज को, या फिर किसको कर सकते हैं। इन्होंने लास्ट मोमेंट तक वेट किया देखने के लिए कि लास्ट मोमेंट तक मोमेंटम किसके साथ है। अगर नेओमी वाली फील आ रही होगी तो ये नेओमी को फ्रेम करते हैं एज द अटैकर एंड ऐसा ही कुछ हुआ, तो नेओमी को इन्होंने फ्रेम किया एंड डे आता है एलिमिनेशन चेंबर का। शो की शुरुआत होती है विमेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच से। ट्रिपल एच जाते हैं बैकस्टेज जेड कारगिल के पास एंड उनको समझाते हैं कि हमें क्या चाहिए तुमसे। कहते हैं जेड कारगिल को कि देखो, तुम्हें दिखना है ऐसा कि तुम बहुत अग्रेसिव हो, बहुत गुस्से में हो, तो ऑब्वियसली तुम जोरदार अटैक करोगी, लेकिन चीज़ों को रस मत करना।
एग्रेसिव होने में एंड रस करने में बहुत ही अंतर है। एग्रेसिव तुमको दिखाना है अपने आप को कि हाँ तुम बहुत एग्रेसिव हो, लेकिन तुमको लोगों को सांस लेने का मौका देना है, यानी कि तुम अटैक करो, अग्रेसिवली अटैक करना जाके नेओमी पे, लेकिन वेट करना, थोड़ा सा चीज़ों को प्रोसेस होने देना एंड लोगों को मोमेंट देना उस चीज़ को फील करने के लिए। तो कहना था ट्रिपल एच का कि अटैक करना, जोरदार अटैक करना, लेकिन जल्दबाजी मत करना। ये चीज़ ट्रिपल एच ने समझाई एंड ऐसा ही जेड कार्गिल ने किया। बाकी एक और चीज़ बहुत ही अच्छी लगी मुझे यहाँ पे देख के कि जो विमेंस अपना एलिमिनेशन चैम्बर मैच चालू होने वाला था उससे पहले रकी रोड्रिगेज सबके लिए प्रे कर रही थी, मतलब सबको जुटा के, जितने भी मैच के अंदर अपनी सुपरस्टार्स थी, एलेक्सा ब्लिस एंड ऑल, बियांका वगैरह, सबको एक साथ बुलाती है सर्कल में एंड ये सब जितनी सुपरस्टार्स थी भाई मिलकर प्रे करती है भगवान को, प्रे करती है कि मैच अच्छा जाए, प्रे करती है कि किसी को इंजरी ना आए, कोई बॉच ना हो एंड सुपरस्टार्स जो है खुश रहें एंड साथ साथ में फैंस को भी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाए। तो ये बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल मोमेंट लगा मुझे देख के। मतलब रिस्की मैचेस में जाने से पहले या इंपॉर्टेंट मैचेस में जाने से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स भी बहुत प्रे करके जाते हैं। बाकी जब बियांका जीत गई तो ट्रिपल एच ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कही, ध्यान सुनिएगा। बियांका जीत के बैक स्टेज आती है तो ट्रिपल एच एक मैच प्रोड्यूसर से बात करते हैं एंड कहते हैं कि जो अपनी फीमेल टैलेंट्स है ना वो ज़्यादा समझदार है मेल टैलेंट से। मतलब ये ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करती हैं, प्रोसेस जल्दी करती हैं, चीज़ों को सीखती जल्दी हैं, चीज़ों को समझती जल्दी हैं, यानी कि मोमेंट्स हो गए, रिएक्शंस हो गए, ये ज़्यादा जल्दी समझती हैं बिना आर्ग्यू किए। सामने से रिप्लाई आता है कि हाँ इनमें ईगो भी कम है, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि जो मेल टैलेंट्स अपने जो अपना मेंस रोस्टर है वो काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक है इनके कंपैरिजन में, ये भी कहा गया। ऑल्सो ट्रिपल एच कहते हैं कि तुम अगर परफॉर्मेंस सेंटर भी जाओगे वहाँ पे भी न्यू टैलेंट्स को देखोगे तो वहाँ पे भी जो फीमेल टैलेंट्स है ना वो बेटर लर्नर्स हैं, मतलब कि जल्दी सीखती हैं एंड बाकी 6 महीने में तुम देखोगे तो वो काफ़ी प्रो हो जाएंगी एंड अपने जो मेल टैलेंट्स है वो धीरे धीरे सेटल ही हो रहे होंगे। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कही गई कि अंतर यह है कि आजकल फीमेल टैलेंट्स ज़्यादा बेटर है अंडरस्टैंडिंग में, चीज़ों को सीखने में, समझने में, अगर हम लोग कंपेयर करें आज के मेल टैलेंट से। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे पता चलता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बैक स्टेज दोनों डिवीजन को किस तरीके से देखते हैं एक दूसरे से कंपेयर करके। एपिसोड 3 की एंडिंग होती है स्टेफनी मैकमैन के साथ में, जहाँ पर स्टेफनी मैकमैन अप्रिशिएट करती हैं, प्रेज करती हैं अपनी विमेंस डिवीजन को, ओवर करती हैं एंड कहती हैं कि इट वॉज वर्थ द वेट, यानी कि विमेंस डिवीजन को टाइम लगा यहाँ तक आने में बट इट वॉज वर्थ द वेट। एपिसोड 4 हील टर्न, इस सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट एपिसोड एंड सबसे इंसाइटफुल एपिसोड। बात आती है कि रॉक का रेसलमेनिया केओस कैसे क्रिएट हुआ। तो कहानी कुछ यहाँ से चालू होती है कि एलिमिनेशन चेंबर के लिए ज़्यादा अच्छे टिकट्स नहीं बिक रहे थे, जैसा रॉक ने भी बोला था पैट मैकअफे शो पे। यहाँ पे ब्रूस प्रिचर्ड भी सेम क्लेम करते हैं एंड इनको एक्सपेक्टेशंस एक्सीड करनी थी एलिमिनेशन चेंबर से, साथ में टिकट्स में भी बूस्ट लाना था, तो उसको वेगली एक्नॉलेज करते हुए रॉक से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बात करते हैं। ट्रिपल एच ने बात करी रॉक से फ़ोन कॉल पर आके एंड इसके बाद ट्रिपल एच आते हैं राइटर्स रूम में एंड सबको इन्फॉर्म करते हैं। ट्रिपल एच कहते हैं कि रॉक आएगा न्यू ऑर्लिन्स फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में, कोडी को अपना ऑफर देगा एंड उसके बाद ये चीज़ रीडायरेक्ट होगी फॉर एलिमिनेशन चेंबर, ताकि लोग एलिमिनेशन चेंबर के लिए ट्यून इन करें एंड एलिमिनेशन चेंबर के लिए हाइप बढ़े एंड उसके बाद रॉक आएगा एलिमिनेशन चेंबर में एंड देन जो होगा तो जो भी कुछ था सब कुछ एज प्लान हुआ। हील टर्न की बात करते हुए न्यू डे का हील टर्न दिखाया गया। जेवियर वुड्स एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर हील टर्न होता क्या है, ताकि जो न्यू ऑडियंस देख रही है सीरीज को, इस डॉक्यूमेंट्री को, वो समझ पाए कि हील फेस होता क्या। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के बाद न्यू डे के हील टर्न को दिखाया जाता है एंड उसके बाद जॉन सीना के हील टर्न की बारी आती है। क्या प्रोसीजर था, कौन कहाँ किसने क्या पिच किया, सब कुछ रिवील हुआ है, तो ध्यान से सुनिएगा। जॉन सीना के हील टर्न से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ओके थे रेसलमेनिया में फेस जॉन सीना वर्सेस फेस कोडी रोड्स का मैच करने के लिए, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ओरिजिनली बिल्कुल अग्रीड थे इस आइडिया से कि हम लोग बेबी फेस सीना, बेबी फेस कोडी का मैच करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यही थे ओरिजिनल प्लान्स। लेकिन जो फाइनल बॉस की टीम थी, रॉक की टीम थी, रॉक की एक अलग टीम है, उनके जो राइटर हैं ब्रायन ग्वेट्स वो अलग हैं, तो रॉक की टीम थोड़ा अलग सोचती थी इस मामले में। डब्ल्यूडब्ल्यूई की क्रिएटिव टीम एंड रॉक की क्रिएटिव टीम दोनों एक दूसरे के अपोजिशन में थी। रॉक की टीम को ऐसा लगता था कि फेस सीना फेस कोडी का आइडिया थोड़ा सा ड्राई है, मतलब सूखा सूखा, इसमें उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ब्रायन ग्वेट्स रिवील करते हैं भाई कि इन्होंने ये सेल योर सोल वाला आइडिया पिच किया था। जो रॉक के राइटर हैं ब्रायन ग्वेट्स, वो रिवील करते हैं कि ये सोल बेचने वाला जो आइडिया था, ये जो पिच थी, ये इनकी थी, इन्होंने ये बातें बुलवाई हैं रॉक से। देन इसके बाद ऑल्सो रिवील किया जाता है कि ओरिजिनल प्लान्स कुछ ऐसे थे, ध्यान से सुनिएगा इसको, ओरिजिनल प्लान्स कुछ ऐसे थे कि जो रॉक हैं वो कोडी रोड्स को एलिमिनेशन चेंबर में ही मैच हरवा देंगे। तुम बोलोगे कौन सा मैच, कोडी का कोई मैच नहीं था, कोडी का मैच नहीं था, लेकिन कोडी रोड्स का मैच वहीं पे बुक किया जाता। बेसिकली द आइडिया वाज कि रॉक जाएंगे, कोडी से पूछेंगे कि तुम्हारा आंसर क्या है, कोडी रोड्स रिफ्यूज करेंगे आइडिया को एंड उसके बाद फाइनल बॉस अपनी पावर्स का यूज करके कोडी का एक इम्प्रॉम्प्टू मैच सेट करेंगे वहीं पे फटाक से केविन ओवेंस के अगेंस्ट एंड वहां पे केविन ओवेंस जीतेंगे, वो बन जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। ये एक्चुअल पिच थी, ये एक्चुअली में डिस्कस किया गया था, रॉक की टीम ने इसको फाइनलाइज भी कर दिया था
ये पहली बार हमें पता चल रहा है, अभी तक इससे पहले ये चीज़ लीक नहीं हुई थी। इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ के अंदर इस चीज़ को रिवील किया गया कि केविन ओवेंस को प्लान कर लिया गया था कि वो कोडी को बीट करेंगे वहीं पे एलिमिनेशन चेंबर में रॉक के सामने एंड वो चैंपियन बन जाएंगे। ये चीज़ जब ट्रिपल एच ने सुनी, ब्रूस प्रिचर्ड ने सुनी, तो ये लोग इस आइडिया के साथ नहीं थे। अब यहाँ पे रिफ्ट आता है। ट्रिपल एच को लगा कि रेसलमेनिया से पहले अगर हम लोग टाइटल चेंज कराएंगे तो ये सही नहीं होगा, एंड आई थिंक ट्रिपल एच वाज वेरी एक्यूरेट। ट्रिपल एच ने बहुत सही सोचा। तो अब क्या होता है, अब तो केओस मच गया। रॉक की टीम ने डिसाइड कर लिया, रॉक के पास पावर्स हैं फाइनल बॉस के पास। तो अब क्या किया जाए, तो अब ट्रिपल एच, ब्रूस प्रिचर्ड, एड कॉस्की, ये तीनों एक जूम कॉल पे आते हैं। इतनी अर्जेंट ये चीज़ थी कि तीनों जूम कॉल पे आते हैं। 45 मिनट की कुछ एक कॉल होती है एंड कॉल पे इस आइडिया को डिस्कस किया गया। अब इस मीटिंग में, इस जूम मीटिंग में हुआ क्या इस पे ध्यान देते हैं। आइडिया पे हुआ कि कोडी अपनी सोल बेच देगा। इस आइडिया को रिफ्यूज किया गया, शूट डाउन किया गया। इसके बाद ब्रूस प्रिचर्ड ने सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया पिच किया एंड वो आइडिया था कि व्हाट इफ जॉन सीना टर्न्स हील, कि जॉन सीना अगर हील बन जाए तो क्या हो जाए। ये ब्रूस प्रिचर्ड का आइडिया था। ये ध्यान सुनिएगा, इसको अंडरलाइन कर रहा हूं मैं कि जॉन सीना के हील बनने के पीछे का जो मेन रीजन है वो है ब्रूस प्रिचर्ड। इनका आइडिया था ये। अब ये तो मीटिंग हो गई, इन्होंने आपस में डिस्कस कर लिया, लेकिन अब ये चीज़ बाकियों को कैसे बताई जाए, रॉक को कैसे बताई जाए जो कि ऑलरेडी एक दूसरे आइडिया के साथ वर्क कर रहे हैं। तो ट्रिपल एच बात करते हैं रॉक से, जॉन सीना से, कोडी रोड से, ट्रेविस स्कॉट से एंड निक खान से। प्राइवेटली इन पांचों से ट्रिपल एच अलग अलग बात करते हैं। निक खान कहते हैं आई लव्ड ऑल ऑफ इट, कहते हैं निक खान की मुझे पसंद आया, निक खान अप्रूव करते हैं। रॉक से बात करते हैं, रॉक पूरे कॉल पे ट्रिपल एच को सुनते हैं करके, एंड उसके बाद रॉक एंड में बोलते हैं वाओ आई थिंक दैट इज कूल, दैट इज जीनियस। रॉक अप्रूव करते हैं इस आइडिया को। ट्रेविस स्कॉट से बात करते हैं ट्रिपल एच प्राइवेटली, ट्रेविस स्कॉट कहते हैं लेट्स डू दिस। मैं सोच रहा था क्या कि ट्रेविस स्कॉट नहीं भी बोलते तो क्या ये प्लान्स चेंज हो जाते ट्रेविस स्कॉट के कारण, आई डोंट थिंक सो। कोडी रोड से बात होती है ट्रिपल एच की, कोडी कहते हैं वाओ दैट्स रियली कूल। कोडी कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम ये बोलने वालों, बट दैट्स रियली कूल। एंड देन बारी आती है अपने मेन गाय की, जॉन सीना की, जिनको हील बनना है सबसे इंपॉर्टेंट। ट्रिपल एच कॉल करते हैं जॉन सीना को, कहते हैं कि देखो मैं जो भी बोलने वाला हूँ तुम उसका आंसर ये मत देना मुझे कि हाँ तुम जो बोलो मैं कर दूंगा, डब्ल्यूडब्ल्यूई जो पिच करे मैं कर दूंगा, ऐसा नहीं। क्योंकि अभी जो मैं बोलने वाला हूँ वो तुम्हारे कैरेक्टर को अफेक्ट करेगा रियल लाइफ में, तुम्हारे बिजनेस को, तुम्हारी मूवीज को, तुम्हारी पीआर को अफेक्ट करेगा, वो रियल लाइफ जॉन सीना को अफेक्ट करेगा। ये सब कहने के बाद ट्रिपल एच अपना आइडिया बताते हैं जॉन सीना को एंड कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम एलिमिनेशन चेंबर में हील बनो। जॉन सीना ने कॉल पे बोला आई लाइक इट अ लॉट। जॉन सीना कहते हैं कि मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई। एंड इसके बाद जैसे ही कॉल कटा, जॉन सीना के बैक टू बैक टेक्स्ट आए, कुछ 3-4 टेक्स्ट आए, एंड जॉन सीना के इस एक्साइटमेंट को देख के ट्रिपल एच समझ गए थे कि जॉन सीना बिल्कुल रेडी है इस चीज़ के लिए। तो अब यह आइडिया ट्रिपल एच, रॉक, जॉन सीना, कोडी रोड्स, ट्रेविस स्कॉट, निक खान, ब्रूस प्रिचर्ड एंड एक आधा कुछ और लोगों के बीच में ही था। अगर ये आइडिया गलती से भी लीक होता है इंटरनेट पे, आज के ज़माने में सब कुछ लीक होता है, अगर ये लीक होता तो सब कुछ खराब हो जाता। अब बारी आती है एलिमिनेशन चेंबर के दिन की। हम लोग कनाडा में है एंड सारे कंपेटिटर्स मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच के आपस में डिस्कस कर रहे हैं मैच को, आइडियाज़ को एंड सीक्वेंसेस को कि क्या क्या करना है। एक बहुत ही होलसम मीटिंग थी है। एंड देन उसके बाद ट्रिपल एच जाते हैं फाइनल बॉस की तरफ। इनकी आपस में बात होती है हील टर्न के बारे में कि कैसे क्या एग्जीक्यूट होगा। तो ट्रिपल एच कहते हैं, पूछते हैं रॉक से कि क्या हमको ऐसा करना है, तुम ऐसा एक्ट करोगे कि ये ओरिजिनली प्लान था, लाइक तुम जॉन सीना के साथ हमेशा कॉन्टैक्ट में थे एंड जॉन सीना तुम्हारे साथ ही वर्क कर रहा था। तो कहते हैं रॉक 100% यस। अब यहाँ पे मेरा एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, किसी के पास अगर इसका आंसर होगा तो कॉमेंट में बताइएगा कि अब यहाँ पे चीज़ ये है कि इन लोगों का कहना है कि हमने जॉन सीना के हील टर्न को बिल्कुल प्राइवेट रखा, लाइक बहुत ही कुछ लोगों को पता था, 4-5-6 लोगों को पता था। लेकिन यहाँ पे एलिमिनेशन चेंबर का दिन है, शो से पहले की बात है, ये लोग वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं रॉक एंड ट्रिपल एच आपस में हील टर्न के बारे में, एंड कैमरामैन इसको फिल्म कर रहा है, सब कुछ शूट हो रहा है। तो कैमरामैन के लिए आइडिया लीक नहीं हो गया? अब आखिर ऐसा कौन सा कैमरा, ऐसा तो नहीं है कि निक खान कैमरामैन थे, कोडी रोड्स, जॉन सीना, ट्रेविस स्कॉट भी कैमरामैन नहीं थे, तो कोई बाहर का ही गया था, कोई प्रोडक्शन का ही बंदा था, नेटफ्लिक्स का बंदा था या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई का अपना बंदा था, जो भी था। लेकिन अगर चीज़ों को प्राइवेट रखना तो यहाँ पे कैमरामैन के सामने कैसे लीक कर सकते हैं इस चीज़ को? एंड अगर कैमरामैन के सामने लीक हो गया तो आप ये कैसे बोलते हैं कि हमने लीक नहीं करा? तो ये चीज़ मुझे कुछ समझ नहीं पाई। एक जेन्युइन क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है भाई? कमेंट करके बताइएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे कहा गया कि रॉक जो है भाई वो प्रिटेंड करेंगे कि ये तो हमेशा से मेरा प्लान था एंड सीना मेरे साथ ही वर्क कर रहा था। रॉक एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे क्या होगा, मैं ऐसा इशारा करूंगा, देन उसके बाद हम लोग कोडी को मारेंगे, ये वो करके सब कुछ यहाँ पे प्लान किया जाता है। एंड देन एक्चुअली में बारी आती है एग्जीक्यूशन की। अपना एलिमिनेशन चेंबर मैच खत्म हो गया, जॉन सीना विनर बन गए। नाउ व्हाट? अब यहाँ पे आता है ट्रिपल एच का मेन रोल एंड सैल्यूट टू ट्रिपल एच। जिस तरीके से ट्रिपल एच ने चीजें ऑपरेट करी हैं, आप देखोगे जब खुद से जाके सीरीज तो आपको आइडिया लगेगा। ट्रिपल एच यहाँ से सब कुछ अपने अंडर कंट्रोल लेते हैं। अब ट्रिपल एच प्रोडक्शन ट्रक में जाके ऐसा नहीं बता सकते सबको कि हाँ जॉन सीना हील बनेगा, तुम तैयार रहना। ट्रिपल एच को उनके लिए भी सरप्राइज रखना है, तो ट्रिपल एच सेगमेंट वाइज जाएंगे कि कोडी आएगा तो कैमरा इधर करो, रॉक आएगा कैमरा इधर करो, ट्रेविस आएगा कैमरा इधर, जॉन सीना इधर देखेगा उधर करो। ट्रिपल एच ने सब कुछ मोमेंट बाय मोमेंट उधर बताया। कमेंट्री पे भी करेक्ट कर रहे हैं इधर माइकल कोल को कि वो ब्रास नकल्स नहीं है, रोलेक्स है, सब कुछ ट्रिपल एच कर रहे हैं। एंड इधर स्क्रीन पे वो सेगमेंट भी देख रहे हैं। तो ट्रिपल एच के लिए एब्सोल्यूट केओस था। ट्रिपल एच देते हैं ओपन लाइसेंस, ग्रीन फ्लैग, गो फक योरसेल्फ के लिए। कोडी ने बोला था गो फक योरसेल्फ, एंड उसके बाद लोग पागल हो गए थे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको सेंसर नहीं करा।
वगैरह। तो ट्रिपल एच ने कहा था कि इसको हम लोग सेंसर नहीं करेंगे, बिग मोमेंट है, इसको बिल्कुल भी सेंसर नहीं करना है। अब सीना का हील टर्न हुआ, शॉकिंग रिएक्शंस, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ट्विटर के रिएक्शंस दिखाए, यूट्यूब के रिएक्शंस दिखाए, रिएक्शन चैनल्स के रिएक्शन दिखाए, सब कुछ दिखाया एंड बैकस्टेज लोग काफ़ी खुश थे कि लेट्स गो। बाकी बात आती है कि सीना के हील टर्न के बाद क्या हुआ, माइकल हेस आते हैं स्क्रीन पे एंड माइकल हेस कहते हैं कि अगर ये आइडिया गलती से भी लीक हो जाता, कैसे भी लीक हो जाता, तो हम लोग ये कॉन्वर्सेशन अभी नहीं कर रहे होते एंड ये सीरीज़ नहीं बन रही होती। यानी कि या तो जॉन सीना के लिए प्लान्स पिवट कर दिए जाते या नहीं तो वो चीज़ इतनी ज़्यादा शॉकिंग नहीं होती। रॉक ऑल्सो रिवील करते हैं कि इन्होंने ट्रेविस स्कॉट को बोला था कि तुम कोडी को थप्पड़ मारना लेकिन पीछे मारना, ट्रेविस ने भाई कान पे जमा दिया। एंड इसके बाद एपिसोड 4 की एंडिंग में जॉन सीना स्क्रीन पे आते हैं। जॉन सीना से अपने इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ का प्रोड्यूसर पूछता है कि हील टर्न के लिए क्या प्लान्स हैं। जॉन सीना कहते हैं कि मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता एंड इस तरीके से जॉन सीना के हील टर्न को प्लान किया गया, एग्जीक्यूट किया गया सारे केओस के बीच में एंड एपिसोड 4 की एंडिंग कुछ इस तरीके से होती है। एपिसोड 5 रेसलमेनिया, द लास्ट एपिसोड ऑफ WWE अनरियल एंड एपिसोड की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही टेंस माहौल से, जब जे उसो को लेके एक जूम मीटिंग हो रही होती है। ब्रूस पिचर, ट्रिपल एच, सारे के सारे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मीटिंग में होते हैं एंड इस चीज़ को एक्नॉलेज किया जाता है कि जे उसो के साथ कुछ तो गलत है। उस टाइम पे आपको याद होगा जे उसो बॉच पे बॉच किए जा रहे थे एंड लोग उस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे थे। लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या जे उसो रेडी है। मीटिंग में भी सेम क्वेश्चंस उठे कि जे उसो के साथ हो क्या रहा है, इतने कंसर्न्स उनके बॉच को लेके। लोग मानते हैं, एक्नॉलेज करते हैं इस चीज़ को कि जे उसो प्रेशराइज था, ऑफ ट्रैक हो गया था एंड जितने भी लोग थे उस मीटिंग में वो सारे के सारे टेंशन में थे कि ये क्या हो रहा है। ट्रिपल एच ने बोला कहीं ये ऐसा इसलिए तो नहीं है क्योंकि हमने जे उसो को बोल दिया कि हम उसको पुश करेंगे, टॉप गाय बनाएंगे, तो कहीं वो ज़्यादा ही अपने आप में खुश तो नहीं हो गया या फिर ज़्यादा अपने आप में सेफ तो नहीं खेलने लगा कि ठीक है अब तो सब कुछ सेट हो चुका है, तो हम एक काम करेंगे, अब हम उसको डराएंगे। ट्रिपल एच ने बोला कि हम जाएंगे जे उसो को बोलेंगे कि देखो ऐसे चलते रहा तो हम तुमको चैंपियनशिप नहीं दे सकते, प्लान्स हमें चेंज करने होंगे। ट्रिपल एच से एग्री करते हुए ये भी कहा गया कि हाँ अगर उसके बाद भी जे उसो में कुछ सुधार नहीं होता है तो हम लोग एक्चुअली में उसको चैंपियन नहीं बनाएंगे। तो जो अभी तक प्लान्स बन चुके थे जे उसो के चैंपियन बनने के रेसलमेनिया में, वो अब आगे थे क्वेश्चन में, क्योंकि जे उसो की परफॉर्मेंस कुछ हफ्तों के लिए बिगड़ गई थी एंड ये फैंस भी कह रहे थे एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भी इस चीज़ को मान रहे थे। तो जो डिसीजन पहले ले लिया जा चुका था कि रेसलमेनिया में जे उसो चैंपियन बनेगा, वो अब चेंज होने के कगार पे आ गया था बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जे उसो से खुश नहीं थे। बाद में क्या हुआ, चैंपियन बन गया, तो आपको समझ आना चाहिए कि जे उसो ने सुधार कर लिया। टिफनी सार्लेट वाला ड्रामा आपको याद होगा रेसलमेनिया के बिल्ड के टाइम पे टिफनी ने काफ़ी पर्सनल कमेंट्स दे दिए थे सार्लेट पे उनके डाइवोर्स वगैरह को लेके। इस पे ट्रिपल एच बिल्कुल भी खुश नहीं थे। ट्रिपल एच इस पे काफ़ी गुस्से में था एंड वो सबसे पूछ रहे थे कि स्क्रिप्ट में था या फिर नहीं। सबने बोला कि स्क्रिप्ट में नहीं था, तो ट्रिपल एच और भी ज़्यादा गुस्से में आ गए। टिफनी ने बोला कि मेरा वाला जो पार्ट था वो अनस्क्रिप्टेड था एंड ये एक्नॉलेज किया गया कि सार्लेट इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। ट्रिपल एच टिफनी को बताना चाहते थे कि सब लोग टिफनी को अवेयर कराओ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में हम लोग ऐसे काम नहीं करते हैं, जो भी होता है स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग होता है, दिस इज नॉट गुड। तो ट्रिपल एच बिल्कुल भी इस चीज़ से खुश नहीं थे एंड ये केओस एक्चुअली में बैकस्टेज काफ़ी ज़्यादा था। रोमन पंक रॉलिंस के मैच एंडिंग को लेकर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स थे मीटिंग वगैरह में। तो जो राइटर्स मीटिंग हो रही थी उसमें ट्रिपल एच ने पिच किया कि सीएम पंक जीतेगा। अब कैसे जीतेगा, तो पॉल हेमन सीएम पंक को बिट्रे करेगा, डेफिनेटली करेगा, लेकिन सीएम पंक उस चीज़ से उलझ के थ्राइव करके बाहर आएंगे एंड वो मैच को जीत जाएंगे। इस आइडिया को सूट डाउन किया गया कुछ लोगों के द्वारा, कुछ अग्री भी कर रहे थे, कुछ का कहना था कि नहीं ये उतना शॉकिंग नहीं, उतना कमाल का नहीं है। तो शॉकिंग क्या है, तो आइडिया पिच किया गया कि हेमन जो है वो ज्वाइन करेंगे रॉलिंस को, लेकिन इससे ट्रिपल एच खुश नहीं थे। ट्रिपल एच का मानना था कि इससे फिर रोमन का क्या होगा, रोमन के लिए क्वेश्चंस उठेंगे, रोमन कहीं ना कहीं नीचे चले जाएंगे, मतलब पानी में डूब जाएंगे, क्योंकि तुम देखो जो मेन बिट्रेयल है वो पॉल हेमन का होगा सीएम पंक पे एंड उसके बाद वो ज्वाइन करेंगे सेथ रॉलिंस को। तो जो पूरी लाइमलाइट है वो रोमन रेंज से हट जाएगी एंड वो रहेगी किस पे, सीएम पंक एंड सेथ पे। तो रोमन के कैरेक्टर के लिए सही नहीं होगा, ऐसा ट्रिपल एच का कहना था। लेकिन बाद में यही वाला आइडिया अप्रूव हुआ एंड उसके बाद आपने रेसलमेनिया नाइट 1 में जो देखा वो देखा। रेसलमेनिया नाइट 1 नाइट 2 सक्सेसफुल इवेंट्स, दोनों नाइट कमाल की नाइट्स खत्म होती है एंड जॉन सीना के टाइटल जीतने के बाद ट्रिपल एच अग्री करते हैं कि जॉन सीना का मैच उतना ज़्यादा खास नहीं था। ट्रिपल एच कहते हैं कि क्या वो अपने नाइट 1 के मेन इवेंट की तरह मेंस ट्रिपल थ्रेट मैच की तरह कमाल का था, नहीं था। क्या वो अपने वुमेन्स ट्रिपल थ्रेट मैच की तरह कमाल का था, नहीं था। लेकिन जॉन सीना के मैच में वो सब था जो होना चाहिए था, मतलब हमें यहाँ पे स्टोरी टेल करनी थी एंड हमने करी। तो ट्रिपल एच सेटिस्फाइड थे लेकिन मानते थे कि ये मैच इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। इस तरीके से रेसलमेनिया खत्म होता है एंड सीरीज़ के एंड में, एपिसोड के एंड में ट्रिपल एच कहते हैं द स्टोरी ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई नेवर एंड्स। कहते हैं कि ऑफ सीजन होता है रेसलमेनिया के बाद, कुछ मिनट्स आप 2-3 मिनट बैठते हो गोरिल्ला में, रिलैक्स करते हो एंड फिर आपके हाथ में होती है अगले मंडे नाइट रॉ की स्क्रिप्ट, जो कि अच्छी भी चीज़ है इस बिजनेस के लिए। हम नहीं चाहते कि ये कभी एंड हो। इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई अनरियल खत्म होता है सीजन 1। डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान से, नेटफ्लिक्स के प्लान से कि हर कुछ टाइम पे अलग अलग सीजन लाएंगे। मे भी हो सकता है 6 महीने बाद आपको दूसरा सीजन मिले, हो सकता है 6 महीने बाद तीसरा सीजन मिले, ऐसे ऐसे करके आगे जा सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इन लोगों ने सीजन 1 में ये कुछ माल मटेरियल रखा था आपके लिए, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब मैं अपना एक फाइनल रिव्यू दे देता हूँ। ओवरऑल एपिसोड 1 से लेकर 5 मैंने देख लिया। यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि रोमन की प्रेजेंस इतनी कम क्यों थी। एपिसोड 1 में ना के बराबर है रोमन, 2 में ना के बराबर है रोमन, बिल्कुल नहीं। एपिसोड 5 में हल्का सा रोमन दिखे, वो भी क्योंकि उनका मैच था नाइट 1 का मेन इवेंट, तो वरना रोमन रेंस की प्रेजेंस बिल्कुल इस सीरीज में फील
ही नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं। रोमन आते थे कुछ 15-20 मिनट या 25 मिनट 40 मिनट बाद फिर गायब हो जाते थे। तो रोमन के लिए बिल्कुल भी यहाँ पे सीरीज़ में इन्होंने गैप नहीं छोड़ा, रोमन को जगह नहीं दी। क्या ये इंटेंशनल था, आई डोंट नो, लेकिन रोमन रेंस को बिल्कुल भी स्पॉटलाइट नहीं दी गई है इस सीरीज़ में। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना, इसको लेकर कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ओवरऑल जो डाउट्स थे कि क्या ये सीरीज़ एक्सपोज कर देगी बिजनेस को, करा एक्सपोज, काफ़ी हद तक एक्सपोज करा है, बट इन अ गुड वे। अब मैं अलग फील कर सकता हूँ बिकॉज मुझे ये सब मोस्टली 95% चीज़ें पहले से मालूम थी, हमें, हम सब देखते हैं, आपको भी मालूम होगी, तो हमें उतना ज़्यादा फील नहीं होगा। लेकिन मान लो कोई नया बंदा है जो अभी भी कुछ लोग हैं जो अगर मान लो सोचते हैं कि WWE रियल है, तो अगर उनको इन सारी चीज़ों से पाला पड़ जाए तो उनका क्या होगा। या फिर जो WWE का अटेम्प्ट है कि हम नए ऑडियंस को केटर करेंगे, उनको ये सब बता के कि देखो हमारा बिजनेस ऐसे ऑपरेट करता है, तो आप हमें आके देखो। सोचो अगर उन पर कोई अंतर ही नहीं पड़ा तो आपने खुद को एक्सपोज भी कर दिया, इन रिटर्न कुछ मिला भी नहीं, जिसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस पर मिक्स्ड ओपिनियंस है, लेकिन मुझे ज़्यादा फर्क वैसे पड़ता नहीं है। एक्सपोज हुआ है बिजनेस, इसमें कोई डाउट नहीं है, डेफिनेटली एक्सपोज हुआ है, बहुत अच्छे से इन्होंने बताया। लेकिन वैसे भाई सही बोलूँ तो नॉलेज के हिसाब से देखो, लर्निंग के हिसाब से तो हमें भी काफ़ी कुछ पता चला। गोरिल्ला पोजीशन को लेके एक चीज़ें बताई, राइटर्स रूम में क्या होता है, स्क्रिप्ट्स वगैरह में क्या होता है, सब कुछ पता चला हमें। तो बस अब मैं इसको इतना ही रखना चाहूँगा, वीडियो में बोलना भी नहीं चाहूँगा इसको, ये डॉक्यूमेंट्री मैंने बना दी है। उनका जो एक एपिसोड था भाई कुछ 55 मिनट के आसपास का था, तो अपनी वीडियो कुछ उसी अराउंड जा रही है। तो मैं बस यहीं पे रैप अप करना चाहूँगा अपनी इस डॉक्यूमेंट्री को, एंड आई होप कि आपको पसंद आई हो, नॉलेज मिली हो तो वीडियो को एक लाइक करके जाइएगा भाई, एंड अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। कल मिलेंगे वापस अपने नॉर्मल शेड्यूल पे अपडेट्स वाली वीडियो के साथ में। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है तो रिव्यू देके जाइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आपने इस वीडियो से जाना है WWE अनरियल के बारे में तो कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा, एंड अगर आपने खुद से देखा तो भी बताइएगा कि आपको देख के कैसा लगा। दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ऐसे ही WWE रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।